वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई टीचिंग पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने प्रॉन कल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रॉन कल्चर के जो टेक्निक है, मेथड है या जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि द स्टेप इन प्रॉन कल्चर, द टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन फार्म, यानी कि हमें फ्रेश वाटर फार्म को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुली कल्चर करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्टेप देखें, फर्स्ट स्टेप होते हैं जो कि साइट सिलेक्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे जो फर्स्ट स्टेप होते हैं साइट फर्स्ट स्लाइड सिलेक्शन, यानी साइट सिलेक्शन करवाएंगे। क्योंकि देखो, अगर हमें प्रॉन कल्चर करवाना है या हमें मान लेते हैं कि हमें प्रॉन का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि प्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, कमर्शियल लेवल पर हम उसको कल्चर करवा रहे हैं ताकि हम पैसे कमा सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्रॉन कल्चर करवा रहे हैं उसके लिए साइट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब साइट सिलेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उसको पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइमेट कंडीशन। हम कोई भी जो साइट होता है उसका सिलेक्शन करवा रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन देखी जाएगी। वार्म क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग प्रॉन प्रोडक्शन, यानी कि जो वार्म जो क्लाइमेट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर इफेक्टिंग प्रॉन प्रोडक्शन के लिए। अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट्स होते हैं, ये मोस्ट सुटेबल होता है जब हम कल्चर क्या करवाते हैं, टू लॉन्ग यानी ज़्यादा टाइम के लिए करवाते हैं, यानी लंबे टाइम तक चलेगा। और जब हम वार्म में जो टेम्परेचर क्लाइमेट कब रखा जाता है, जब हम शॉर्ट पीरियड के लिए प्रॉन कल्चर करवाते हैं। अगर हम क्लाइमेट कंडीशन देखें, अब क्लाइमेट कंडीशन में क्या क्या आएगी, रेनफॉल आएगा, इवेपोरेशन आएगा, सनलाइट आएगी, वाइंड स्पीड आएगी, एक्सेट्रा आल्सो प्ले क्रिटिकल रोल। जैसे कि अगर हम रेनफॉल की बात करें, ज़्यादा पानी आना भी क्या करेगा, सही नहीं है। इवेपोरेशन यानी इवेपोरेशन होगा, भाप बन के पानी उग जाएगा, तो क्या रहेगा कि पानी की कमी हो जाएगी। सनलाइट ज़्यादा रहेगी तो वो वाटर के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट रहेगी जो प्लांट्स को हार्म पहुंचा सकती है। वाइंड की जो स्पीड होगी वो भी ज़्यादा रहेगी तो भी ये क्या करती है, हार्म पहुंचाएगी। फिर उसके बाद में जो साइट सिलेक्शन का सेकंड टॉपिक है टोपोग्राफी ऑफ द लोकेशन। टोपोग्राफी और लोकेशन में देखे अगर कोई भी हम आइडियल साइट उसको चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो साइट क्या होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, स्लोप होनी चाहिए। यह तो वो जो साइट होती है वो इस तरीके से होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, या फिर वो क्या होती है, इस तरीके से स्लोप लाइक होनी चाहिए। दूसरी, वहाँ के अंदर जो टोपोग्राफी यानी कि वहाँ का जो एरिया होता है उस एरिया की सालिनिटी और एल्गिनिटी होती है उसको भी देखा जाता है। क्यों क्यों क्योंकि वो क्या करती है, इफेक्ट करती है एरिया को। इसलिए कोई भी हम क्या करते हैं जो कि जो प्रॉन जो फार्म्स होता है उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस एरिया जो उस साइड का एरिया भी इम्पोर्टेंट होता है कि वह किस तरीके का रहेगा। डिपेंड आता है सॉइल की क्वालिटी, ये भी डिपेंड करता है कि सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो कैसी रहेगी। अगर हम सॉइल टेक्सचर की बात करें, मस्ट बी सैंडी क्ले लूम होना चाहिए और सिल्ट क्ले लूम होना चाहिए विद द एटलीस्ट 85% वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। यानी कि जो सॉइल का टेक्सचर होता है या तो सैंडी क्ले लूम होना चाहिए, सिल्ट क्ले लूम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें जो वाटर को रिटेन करना है ना कि उसको अब्जॉर्व करना है। वाटर रहेगा तभी तो क्या करेंगे, प्रॉन्स होते हैं वो ग्रो करेंगे। अगर वाटर ही जो मिट्टी सोख लेगी तो वो प्रॉन कैसे कल्चर करेंगे। तो लगभग 85% होता है जो कि वाटर को होता है जो कि रोक कर या होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इसलिए हम सैंडी क्ले लूम का और सिल्ट क्ले लूम का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि एसिड सल्फेट जो सॉइल होती है उसको अवॉइड किया जाता है फ्रेश वाटर प्रॉन फार्मिंग के लिए। फिर हम बात करते हैं वाटर की क्वालिटी की। अब हमने मिट्टी भी देख ली, अब वाटर देखेंगे कि जो वाटर शुड बी फ्री पोल्यूशन। वाटर वाटर क्या होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। वाटर की pH 7 से लेकर 8.5 तक होनी चाहिए। अगर वाटर की टेम्परेचर की बात करें तो उसकी जो रेंज होती है वह 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने चाहिए। फिर बात करते हैं जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो कंटेन ऑफ वाटर शुड भी 3 से 7 ppm तक होना चाहिए। सेकंड स्टेप, ये तो था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं कि अब हमने क्या किया है कि जो साइट था उसका सिलेक्शन कर लिया, वाटर देख लिया कैसा है, सोइल की क्वालिटी चेक कर ली, क्लाइमेट चेक कर लिया और टोपोग्राफी देख ली। अब हम क्या करेंगे कि जो फार्म है उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, फार्म को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। सेकंड में क्या करेंगे, देखो, आफ्टर फुलफिल ऑल सुटेबल साइट लोकेशन रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट स्टेप इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म। यानी कि सबसे पहले हमने जो भी साइट की जो लोकेशन थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, उसको हमने सबको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फार्म का कंस्ट्रक्शन करेंगे, फार्म को बनाएंगे। तो सबसे पहले आती है साइज एंड डीप्थ, क्योंकि
हम फार्म बना रहे हैं तो साइज़ कैसी होगी, डेप्थ कैसी है, कितनी रहेगी, ये भी डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन पर डिपेंड करता है और वेरी करता है कि लगभग हाफ यानी 0.5 से लेकर के 5 हेक्टेयर तक क्या होना चाहिए, साइज़ होनी चाहिए। फार्म की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर फार्म बनाएंगे और मोर सुटेबल फॉर हार्वेस्टिंग। रेक्टेंगुलर बनाने का रीज़न क्या होता है कि ये सुटेबल होता है जब हम प्रोन की हार्वेस्टिंग करते हैं। कंस्ट्रक्शन पॉन्ड शुड हैव द कैपेसिटी टू होल्ड द एट लीस्ट, यानी जो आपने जो भी पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन किया है, पॉन्ड बनाया है उसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए एटलीस्ट वो 1.5 से लेकर 2 मीटर वाटर तक क्या कर सके, वाटर को होल्ड कर सके। फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, द डाइक। बॉटम ऑफ द पॉइंट नीड टू बी स्लोप टुवर्ड द ड्रेन पॉइंट ऑफ डाइक, यानी हम क्या करें, इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉटम होता है पॉन्ड का, जो बॉटम होता है उसको क्या किस टाइप का होना चाहिए, स्लोप की तरह होना चाहिए ताकि गंदा पानी होता है वह बाहर जा सके। द ड्रेनेज सिस्टम शुड बी डिज़ाइन केयरफुली, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है या जो पानी का निकास के लिए जो सिस्टम हमने बनाया है वो केयरफुली इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है कि हम जो आउटलेट वाटर और इनकमिंग वाटर होता है यानी गंदे पानी को बाहर निकालेंगे और जो अच्छा जो फ्रेश वाटर होगा उसको अंदर डालेंगे। तो इस तरीके से बनाया हुआ होना चाहिए कि दोनों वाटर क्या हो, मिक्स ना हो। ठीक है। पॉइंट होता है वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, वाटर की सप्लाई कैसे करेंगे और ड्रेनेज कैसे करेंगे। पॉन्ड शुड बी इजली टू ड्रेन आउट वाटर, इजली हम क्या करते हैं, वाटर को ड्रेन आउट कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर होता है जो कि प्रीफरेबल फॉर फिलिंग द पॉन्ड एज इट फ्री, यानी जब हम क्या करते हैं ग्राउंड वाटर होता है यानी बॉटम के अंदर जो वाटर होता है उसको कैसा हो रहेगा, वो रहेगा फ्री रहेगा, पोल्यूशन फ्री रहेगा। हम यूज़ करते हैं इसके लिए कैनाल वाटर को, ताकि उसके अंदर जो गंदा पानी है और साथ में ही उसके अंदर जो फ्रेश वाटर है वो आपस में मिक्स हो करके दोनों ही वाटर क्या जो पोल्यूटेंट या प्रदूषित ना हो सके, इसलिए क्या करते हैं कैनाल सिस्टम का और बाहर निकालने के लिए अलग अलग एक तरीके से ड्रेन बना सकते हैं। इट शुड बी मेड फ्री पोल्यूशन, ताकि हम उसको क्या कर सके, पोल्यूशन फ्री रख सके। केयर शुड बी टेकन टू प्रोवाइड द माइक्रो फिल्टर, साथ में हम क्या करते हैं, केयर करते हैं कि उसमें प्रोवाइड करवा दे कि जो माइक्रो फिल्टर होते हैं उसको रिमूव करवा दे, एग्स को रिमूव करवा दे, फिशेस को, और स्पेशली ऑफ परजेंट तेलेपिया को। यानी इस तरह से भी होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि गंदे वाटर था उसको बाहर निकाल रहे, उसके चक्कर में क्या हुआ कि जो प्रॉन के जो एग्स थे, लार्वा थे, वो भी उसके साथ में रिमूव हो गए। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए एक तरीके की टेक्निक की जाती है जिससे वाटर का भी निकास हो जाए लेकिन लार्वा और एग होता है वो उसी के अंदर रह सके। अब हम बात करते हैं जैसे कि ब्रूड स्टॉक होता है जिसके अंदर अब मैं एक समरी के अकॉर्डिंग या ब्रीफली एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि किस तरीके से हम पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ब्रूड स्टॉक होता है, इसमें मेल होता है, फीमेल होता है, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जैसे ही फीमेल एग देने लगती है तो वो एग देने लगती है, यानी जो ब्रीड फीमेल होती है एग देने लगती है, इस ब्रीड फीमेल को हम क्या करते हैं, इस पॉन्ड से सेपरेट कर लेते हैं और पॉन्ड के अंदर डाल देते हैं, ब्रूड स्टॉक से निकाल के पॉन्ड के अंदर डाल देते हैं। फिर उसके बाद में होते हैं इन अंडों में क्या हैचिंग होती है, हैचिंग से जो लार्वा होता है वो बाहर निकलता है। लार्वा को हम क्या करते हैं, हाई एचडी टैंक होता है, ये दूसरा टैंक होगा जिसे हाई एचडी टैंक कहते हैं, उस लार्वा के अंदर उसमें डाल देंगे। हाई एचडी टैंक के बाद में जैसे ही जो लार्वा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको नर्सरी टैंक में डाल देंगे। नर्सरी टैंक में डालने के बाद में ये थोड़ा और बड़ा होता है, फिर ग्रो आउट पॉन्ड, उस पॉन्ड से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जब ये पॉन्ड से निकाला जाता है तो ये प्रॉपर प्रॉन अडल्ट हो जाते हैं, मार्केट में बेचने के लायक हो जाते हैं। फिर उसके बाद में इनकी प्रॉन्स होती है, उनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, और हार्वेस्टिंग करने के बाद में कुछ प्रॉन्स होते हैं अच्छी क्वालिटी वाले रख लिए जाते हैं जिसमें मेल होती है फीमेल होती है, और उन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल रहेगा। स्टेप कमर्शियल प्रॉन कल्चर, ये जो डायग्राम है वो किसका रहेगा, कमर्शियल लेवल पर जो हम प्रॉन को कल्चर करवा रहे हैं वो इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। स्टेप थर्ड के हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन सिस्टम करवाएंगे। फीमेल जो ब्रूड स्टॉक होता है, जैसे मैंने अभी बताया है कि जो फीमेल को ब्रूड स्टॉक यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रो आउट पॉन्ड, ब्रूड स्टॉक पॉन्ड से उसको ग्रो आउट करेंगे या उसको क्या करेंगे, कैप्चर करके कैप्चर फिशेस, यानी उसे वहाँ से बाहर निकालेंगे, किससे, ब्रूड स्टॉक से। नॉर्मली जो ब्रीड या जो एग कैरिंग यानी जो एग देने वाली जो फीमेल्स होती है उसका हम यूज़ करते हैं ओनली वंस, यानी एक ही बार हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ब्रूड स्टॉक जो फीमेल थी उसको हमने क्या किया, जो ब्रूड स्टॉक के अंदर फीमेल है, अब वहाँ पर क्या होता है, मेल भी फीमेल भी है। अब इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, एक टिपिकल मेल और फीमेल का जो रेशियो मेंटेन रहता है, दोनों के अंदर फीमेल और जो मेल होता है उसका रेशियो को मेंटेन रखते हैं इन ब्रूड स्टॉक होल्डिंग सिस्टम के अंदर। कौन से सिस्टम में रहेगा, ब्रूड स्टॉक में। विद इन अ फ्यू हावर्स, कुछ घंटे के बाद में इनमें कैपुलेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर
इससे फर्टिलाइजेशन होगा एंड आर जो एग्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एब्डोमेन ऑफ फीमेल, यानी कि जो फीमेल होती है उससे की जो वर्किंग लेग्स होती है वहाँ पर जितने भी जो एग्स होते हैं वो चिपके हुए रहेंगे। जब तक उसमें एम्ब्रियो होता है वो बाहर निकल नहीं जाता तब तक जो प्रोन फीमेल जो प्रोन होती है उसके वर्किंग लेग्स पर ही हज़ारों अंडे चिपके हुए रहेंगे। एग होते हैं जो ऑरेंज कलर के रहेंगे 2 से 3 डेज़ के, फिर उसके बाद में हैचिंग हो जाती है, हैचिंग के बाद में वो ग्रे ब्लैक कलर के हो जाते हैं। एग रिमेनिंग अटैच टू द फीमेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जो एग होता है वह तब तक अटैच रहेंगे जब तक उसमें से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक ये जो फीमेल से अटैच ही रहेंगे। जैसे ही हैचिंग हो जाती है फिर ये फ्री स्वार्मिंग होता है, जो या जो लार्वा होता है वो प्रोड्यूस होता है और यही जो या जो लार्वा होता है वह अडल्ट हो करके प्रोन के अंदर चेंज हो जाता है। किन स्टेप के हम देखेंगे लार्वा डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो या जो लार्वा होता है वो निकलता है, जो बहुत छोटा होता है, इन साइज़ के अंदर अबाउट 2 mm तक रहता है। फिर वो ग्रो करता है, लगभग 11 लार्वल स्टेज से गुजरना पड़ता है, थ्रू 11 लार्वल स्टेज से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो क्या करता है 8 mm तक का होता है, 8 मेटामॉर्फोसिस यानी मेटामॉर्फोसिस तक। इंडिविजुअल जो मेटामॉर्फोसिस होता है टू बी अचीव इन द 16 डे, कितने डेज लगेंगे 16 डेज लगेंगे, बट यूजुअली टेकन मच लॉन्गर। यूजुअली यानी ज़्यादातर क्या होता है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी रहेगी तो कम टाइम में ही मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, और ज़्यादा उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है वो ठीक ठाक रहेगी तो क्या रहेगा उसमें ठीक ठाक रहेगी तो वो लार्वा डेवलपमेंट होने में मेटामॉर्फोसिस में ज़्यादा टाइम लगेगा। बात करते हैं फीड एंड फीडिंग की। सप्लीमेंट्री फूड सप्लीमेंट्री फूड्स होते हैं जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट्स को, साथ में ही हम लोकली अवेलेबल यानी जो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं चीप फीड होते हैं, लाइक जैसे ब्रोकन राइस हो गया, टेपियोका रूट हो गया, then उसमें स्टार्च सबसे ज़्यादा होता है, ट्रांस फिश जिसको हम क्या बोलते हैं कचरा फिश बोलते हैं, वेजिटेबल एंड एनिमल्स होते हैं। इन ये जो फीड होता है इसको मिक्स कर लेते हैं एडिक्वेट प्रपोर्शन पर, यानी प्राप्त मात्रा में पर्याप्त अनुपात में थोड़ा थोड़ा लेकर उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में प्रोन आर जनरली फीड ओनली वन साइड, यानी दिन में एक ही बार को दिन में एक ही बार प्रोन को फीड करवाया जाता है। द रेट ऑफ फीडिंग, यानी कि जो कितना फीड करेगा कितना फीड नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कि जो प्रोन की एज है वो क्या है। प्रोन की एज कम रही तो वो कम फीड करेगा, प्रोन की एज ज़्यादा रही तो वो क्या करेगा ज़्यादा फीड करेगा। इनकम्प्लीट हार्वेस्टिंग की, प्रोन आर हार्वेस्टेड बाय ड्रेनिंग द पॉन्ड, जो पॉन्ड होता है उसमें जल की निकासी होती रहती है वहाँ पर क्या करते हैं प्रोन की हार्वेस्टिंग की जाती है। ड्रेनिंग इज द डन अर्ली मॉर्निंग टू अवॉइड, यानी कि जो ड्रेनिंग होती है उस दौरान क्या करते हैं अर्ली मॉर्निंग में ही प्रोन की हार्वेस्टिंग की जाती है। अवॉइड करते हैं ओवर हीटिंग वाटर का, क्योंकि वाटर क्या होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा दिन ढलता जाएगा वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और पानी गर्म होने के चांसेस होते हैं। व्हेन ओनली लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन द पॉन्ड, अब जब ड्रेनिंग हार्वेस्टिंग होती है तब पॉन्ड के अंदर क्या होता है थोड़ा ही पानी को छोड़ते हैं। इन द फाइनल स्टेज होती है व्हेन द प्रोन आर नियर द आउटलेट, प्रोन क्या होते हैं बाहर की तरफ यानी आउटलेट की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। दे मस्ट बी प्रोवाइड विद द फ्रेश ऑक्सीजनेटेड वाटर को, अब जैसे जैसे पानी पता है पानी की कमी है तो उसको हम क्या करते हैं फ्रेश वाटर डालते हैं ताकि उसको फ्रेश ऑक्सीजन होती है वो मिलती रहे। अब फर्स्टली हम क्या करते हैं इट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट प्रॉन फ्रॉम बिकमिंग क्रस्ट ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। एक तो क्या करेंगे जैसे ही हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं प्रॉन की तो सबसे पहले हमें प्रिवेंट यानी रोकना होगा कि जो प्रॉन्स होते हैं वह क्रस्ट ना हो जाए, टूट फूट ना जाए। सेकेंड अगर देखिए प्रॉन होते हैं फॉर लाइफ जिंदा रहते हैं सेल में, कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एरिएटेड वाटर एट 20 and 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है जब उसको सेल करना रहता है और प्रॉन जिंदा रहता है। प्रॉन सोल्ड फ्रेश मस्ट नॉट बी केप्ट ऑन आइस, यानी कि जरूरी नहीं है कि हम सोल्ड करें तो जो फ्रेश जो प्रॉन्स होते हैं उसको आइस के अंदर। प्रॉन फॉर फ्रोजन सेल मस्ट बी क्विकली फ्रोजन एट द माइनस, यानी जो फ्रोजन प्रॉन्स होते हैं उसको सेल करते हैं तब -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है और इसको स्टोर किया जाता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।